मेरा नाम आर्या है और अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस्तांबुल की उस सर्द शाम में ले चलती हूँ जहाँ बोस्फोरस की ठंडी हवाएं हमारी हवेली की दीवारों से टकराकर कुछ और ही सर्द हो जाती थीं। मैं उस वक्त सिर्फ 16 बरस की थी और मेरी जिंदगी का हर रंग मेरी अम्मी की उंगलियों में बंधा हुआ था। हमारा परिवार सदियों पुराने कालीन व्यापार से जुड़ा था। पूरे तुर्की और यूरोप में हमारे शोरूम थे और हमारी हवेली का नाम सुनते ही लोग इज्जत से सिर झुका देते थे। इसी हवेली में मेरी जिंदगी का वो शख्स भी रहता था जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी और सबसे ज्यादा डरती भी थी, माइनस रुज़गार बे। रुज़गार मेरे पिता के बिजनेस पार्टनर का बेटा था, या यूं कहिए कि मेरे अभिभावक। मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ तब मैं बहुत छोटी थी। उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत में एक अजीब सी शर्त रख दी थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी की डोर रुज़गार के हाथों में सौंप दी थी। वसीयत के मुताबिक रुज़गार मेरी पढ़ाई, मेरी परवरिश और मेरी पूरी जिंदगी का जिम्मेदार था और एक दिन जब मैं पढ़ाई पूरी कर लूंगी तब वो मुझसे शादी करेगा। ये बात मुझे बचपन से बताई तो गई थी, लेकिन मेरे नासमझ दिमाग में इसका कोई मतलब नहीं था। मेरे लिए रुज़गार बस एक रोबीला और सख्त शख्स था जो पूरे घर पर अपना हुक्म चलाता था। हवेली में कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे लिए उसका वजूद कुछ और ही था। वो मुझसे तकरीबन 11 साल बड़ा था। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो उसकी उंगली पकड़कर पूरे बाजार में घूमती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी उसने मुझसे दूरी बना ली। वो मुझसे बात नहीं करता था, न ही मेरी तरफ देखता था, लेकिन मुझे हमेशा महसूस होता था कि उसकी निगाहें हर वक्त मुझ पर ही टिकी रहती हैं। जब मैं लॉन में दौड़ती थी तो वो अपनी स्टडी की खिड़की से मुझे देखता रहता था। जब मैं अपनी सहेलियों के साथ हंसती थी तो वो सामने से गुजरते हुए अपनी नजरें झुका लेता था। मुझे उसकी ये अजीब हरकतें बिल्कुल समझ नहीं आती थीं। उस शाम इस्तांबुल में बर्फबारी हो रही थी। पूरी हवेली में कोहराम मचा हुआ था क्योंकि बिजली चली गई थी। मैं अपने कमरे में अकेली थी और अंधेरे से कांप रही थी। बचपन से ही मुझे घुप अंधेरे से बहुत डर लगता था, मानो अंधेरा मुझे निगल जाएगा। मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था क्योंकि हवेली के सख्त कायदों के मुताबिक रात को 9 बजे के बाद सबके फोन जमा हो जाते थे। मैं कांपते कदमों से अपने कमरे से बाहर निकली और सीधे रुज़गार के कमरे की तरफ भागी। पूरी हवेली में सिर्फ उसी के कमरे में जनरेटर का बैकअप लगा हुआ था और वहाँ हल्की रोशनी जल रही थी। मैंने बिना खटखटाए ही उसके कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, रुज़गार अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कमरे में आग जल रही थी और उसकी रोशनी में रुज़गार का चेहरा किसी संगमरमर के बुत की तरह लग रहा था। उसकी भारी भरकम आवाज गूंजी, आर्या, इस वक्त यहाँ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस सीधी दौड़कर उसके सीने से जा लगी। मेरी सांसें फूल रही थीं और मेरा शरीर कांप रहा था। ये मेरी रोज की आदत नहीं थी, लेकिन उस दिन अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। अंधेरे से बहुत डर लग रहा है रुज़गार बे, मैंने सिसकते हुए कहा। मैंने तब तक कभी गौर नहीं किया था कि मेरे उसके इतने करीब आने से वो कितना असहज हो जाता है, लेकिन उस रात जब मैंने उसके दिल की धड़कनों को अपने कानों से सुना तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो है जो उसे बेचैन कर रहा है। उसकी धड़कनें किसी ढोल की तरह तेज और बेकाबू हो रही थीं। मेरी सांसें अभी तक नहीं थमी थीं और मैं उसकी शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि रुज़गार के हाथ मेरी पीठ पर आ गए हैं। उसका स्पर्श आग की तरह जलन पैदा कर रहा था। मैंने घबराकर अपना सिर ऊपर उठाया और हमारी आंखें मिली। उस वक्त जो मैंने उसकी आंखों में देखा उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। वहाँ प्यार नहीं बल्कि एक जुनून था, एक बेबस चाहत थी और एक ऐसी आग थी जो बरसों से दबी हुई थी। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है आर्या, मेरे इतने करीब मत आया करो। रुज़गार की आवाज भारी और बोझिल थी। वो मानो अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को रोक रहा था। अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो तुम मेरी इंटेंसिटी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं उस वक्त सिर्फ 16 बरस की थी और मुझे नहीं पता था कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। मैंने बस अपनी मासूमियत से उसकी तरफ देखा और कहा, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? आप तो मेरी हिफाजत करते हैं ना। मेरा ये कहना था कि रुज़गार के चेहरे पर एक तूफान सा उमड़ आया। उसने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। मेरे लिए वो एक सुरक्षित घेरा था, लेकिन उसके लिए वो एक अजाब था। तुम बहुत मासूम हो आर्या, और तुम्हारी यही मासूमियत मुझे पागल किए दे रही है, वो फुसफुसाया। उसकी उंगलियां मेरे बालों में फिसल गईं और उसने मेरा चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। वो मेरे चेहरे को ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूखा शख्स किसी दावत को देख रहा हो। पर मैंने क्या किया है? मैंने हैरानी से पूछा। मेरी आवाज में एक सच्ची शिकायत थी। अगर मेरा आना आपको बुरा लगता है तो मैं वादा करती हूँ अब कभी नहीं आऊंगी। तुम्हारा आना मुझे बुरा नहीं लगता आर्या। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। बुरा तो तब लगता है जब तुम चली जाती हो। तुम्हारी नजदीकियां मुझे बहका देती हैं और जब तुम दूर होती हो तो मैं जलता हूँ। तुम जानती भी हो कि पिछले कितने सालों से मैं बस तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहा हूँ।
ये पहली बार था जब रुजगार ने अपने दिल की बात मेरे सामने रखी थी। मुझे एक झटका सा लगा। मुझे सब पता था, लेकिन मैं जानबूझकर अनजान बनी रहती थी। मेरी अम्मी ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, मैं रुजगार के सामने इस रिश्ते का जिक्र तक ना करूं और न ही कभी उसे कबूल करूं। लेकिन आज उसकी बाहों में मैं सब कुछ भूल गई। आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैंने सहमी हुई आवाज में कहा। मैं दादी से शिकायत कर दूंगी। जाओ, कर दो। रुजगार के होठों पर एक तिरछी सी मुस्कान खेल गई। जाओ और उन्हें बता दो कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर प्यार कर रहा था, ताकि वो हमारी रुखसती की तारीख और पास ले आएं। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं उसकी गोद से उतरने के लिए छटपटाई, लेकिन उसने मुझे और कस लिया। उसने मेरे कंधे से मेरे बाल हटाए और अपनी मोहब्बत की एक गहरी छाप मेरी गर्दन पर छोड़ दी। मेरे शरीर में एक अजनबी सी सिहरन दौड़ गई। ये दर्द और सुकून का एक ऐसा मेल था जिसने मुझे पूरी तरह से निढाल कर दिया। मेरे मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। आपने मुझे काट क्यों लिया? मैंने गुस्से और शर्म से मिश्रित लहजे में पूछा। ये सजा है। रुजगार ने मेरी ठोड़ी पकड़कर मुझे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया। उस जुर्म की सजा जो तुमने मुझे इतने सालों तक तड़पा कर किया है। अब तुम मेरी हो और मैं तुम पर अपने हक का एहसास कराऊंगा। उस रात इस्तांबुल की सर्द हवाओं के बीच मुझे पहली बार महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ फूल और मिठाइयाँ नहीं होता। प्यार एक आग भी होता है जो आपको जलाती भी है और रोशनी भी देती है। रुजगार ने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि मुझे अपनी गोद में बिठाकर आग के सामने रख दिया। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे को सहला रही थीं और मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं उससे नफरत करना चाह रही थी, लेकिन मेरा शरीर उसके स्पर्श का आदी हो रहा था। और यही वो पल था जब मैंने पहली बार सोचा कि शायद रुजगार मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तूफान है। अगली सुबह मैं अपने बिस्तर पर आंखें खोलकर देर तक छत को ताकती रही। मेरा शरीर एक अजीब सी टूटन और थकान से भरा हुआ था। मेरे दिमाग में बार बार रात की बातें घूम रही थीं। रुजगार का वो छूना, उसकी गर्म सांसें और मेरी गर्दन पर उसकी मोहब्बत का वो गहरा निशान। मैंने आईने में जाकर देखा तो मेरी सांसें रुक गईं। मेरे गले पर एक गहरा लाल निशान बन गया था। ये ऐसा निशान था जिसे छुपाना नामुमकिन था। मैं घबराहट में इधर उधर देखने लगी। अगर अम्मी ने ये देख लिया तो वो मुझे जान से मार डालेंगी। मैंने फौरन अपना स्कार्फ निकाला और उसे गले में इस तरह लपेटा कि वो निशान पूरी तरह ढक जाए। हवेली के कायदे बहुत सख्त थे। यहाँ औरतों के लिए पर्दा और इज्जत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। मैं सुबह के नाश्ते पर देर से पहुंची। डाइनिंग टेबल पर दादी, अम्मी, मेरी छोटी बहन सुलेखा और रुजगार बैठे हुए थे। रुजगार हमेशा की तरह एक हाथ में अखबार और दूसरे हाथ में चाय का कप लिए हुए था। उसके चेहरे पर एक संजीदगी थी, मानो रात को कुछ हुआ ही न हो। वो मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखकर मुस्कुराता है। मैंने उसे देखा और मेरे हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। आर्या बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? दादी ने फिक्र से पूछा। उनकी उम्र 80 पार थी, लेकिन उनकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। जी दादी, बस रात को नींद नहीं आई। मैंने सिर झुकाकर झूठ बोल दिया। रुजगार ने अपना कप नीचे रखा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक शरारत थी। उसने धीमी आवाज में लेकिन पूरी टेबल पर सुनाई देने वाले लहजे में कहा, आर्या, जरा वो जैम पास करना। की आवाज सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जैम की जगह नमक का शेकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। पूरी टेबल पर सन्नाटा छा गया। आर्या, ये नमक है बेटी? अम्मी ने हैरानी से कहा। आज तुम बहुत खोई खोई लग रही हो। मैं ठीक हूँ अम्मी, मैंने जल्दी से कहा और अपनी नजरें प्लेट पर गड़ा ली। टेबल के नीचे अचानक मुझे अपने पैर पर किसी के बूट का हल्का सा दबाव महसूस हुआ। मैं चौंककर ऊपर देखने लगी, लेकिन रुजगार बड़े आराम से अखबार पढ़ रहा था। मैंने तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रुजगार मुझे पागल कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो चाहता क्या है। नाश्ता खत्म होते ही मैं भागकर अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरी बेचैनी कम नहीं हुई। मैं सोच रही थी कि अब मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी। दोपहर को जब मैं अपनी किताबें लेकर स्टडी रूम में गई तो देखा कि वहाँ सिर्फ रुजगार ही मौजूद था। वो किताबों की एक शेल्फ के पास खड़ा था। मैं वापस मुड़ने लगी, लेकिन उसकी गरजती हुई आवाज ने मुझे रोक दिया। अंदर आओ और दरवाजा बंद कर लो। मैंने कांपते कदमों से दरवाजा बंद किया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। मुझे डर लग रहा है रुजगार बे, मैंने सच कह दिया। मुझे नहीं पता कि आपके साथ अब कैसे रहना है। डरना नहीं चाहिए आर्या। उसने मेरे करीब आकर मेरा स्कार्फ हल्के से सरका दिया। मेरी गर्दन पर वो निशान अभी भी ताजा था। उसने अपनी उंगली से उस निशान को छुआ और मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ये निशान मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं तुम्हें बदनाम करूं। ये निशान इस बात की गवाही है कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया हूँ। लेकिन अम्मी ने कहा था। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि उसने मेरे होठों पर अपनी उंगली रख दी। तुम्हारी अम्मी और दादी सब जानते हैं।
सिर्फ तुम ही हो जो अपनी मासूमियत के चक्कर में मुझे भाई समझती रही हो। मैं तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, और शौहर होने के नाते मुझे पूरा हक है तुम पर। मेरी आंखें भर आईं। ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा था। मैं एक ही दिन में एक बच्ची से औरत बना दी गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। मैं अभी सिर्फ 16 साल की हूँ, मैंने सिसकते हुए कहा। मुझे ये सब नहीं पता, इसीलिए तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए हूँ, रोजगार ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। उसकी आवाज में वो सारी सख्ती गायब हो गई थी और एक गहरी ममता भर आई थी। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है, और मैं वादा करता हूँ जब तक तुम 18 की नहीं हो जाती मैं तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत नहीं करूँगा। सच? मैंने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। सच? उसने मेरे माथे पर एक हल्का सा चुंबन लिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे दूर रहोगी। तुम हर शाम मेरे पास पढ़ने आओगी और मैं तुम्हें सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी भी सिखाऊंगा। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी का हर दिन एक इम्तिहान बन गया। रोजगार ने सच कहा था। उसने मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की, लेकिन उसने मुझे तड़पाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वो मेरा टीचर बन गया। हर शाम हम स्टडी रूम में बैठते। वो मुझे गणित और विज्ञान पढ़ाता, लेकिन बीच बीच में जब मैं कोई सवाल गलत करती तो वो मुझे अपने पास बुलाकर मेरी उंगलियां पकड़कर सही जवाब लिखवाता। उसकी सांसें मेरे कानों के पास आती और मैं सब कुछ भूल जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये जो मेरे अंदर तूफान उठ रहा है ये प्यार है या बस उम्र का तकाजा। एक दिन मैंने उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक लड़की की फोटो देखी। वो लड़की बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लग रही थी। मेरा दिल बैठ गया। मैं पूरे दिन उदास रही। रोजगार ने जब मुझे उदास देखा तो उसने मेरी ठोड़ी पकड़कर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने रूखेपन से जवाब दिया। झूठ मत बोलो, उसने सख्ती से कहा। वो लड़की कौन है? मैं फूट पड़ी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आप तो कहते हैं कि मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ, लेकिन आपके फोन में दूसरी लड़कियों की तस्वीरें हैं। रोजगार जोर से हंस पड़ा। उसने अपना फोन निकाला और मुझे वो तस्वीर दिखाई। वो कोई लड़की नहीं, बल्कि एक फेमस टर्किश एक्ट्रेस की तस्वीर थी जो हमारी कंपनी के कालीनों का विज्ञापन करने वाली थी। तुम्हें जलन हो रही है आर्या? उसने मेरी नाक पर चुटकी ली। बिल्कुल नहीं, मैंने शर्म से लाल होकर अपना चेहरा छुपा लिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं रोजगार से सिर्फ डरती नहीं, बल्कि उससे प्यार करने लगी हूँ। वो मेरे दिल की धड़कनों का मालिक बन चुका था। हालांकि मैं ये बात कभी अपनी जुबान से नहीं कह पाई, लेकिन मेरी आंखें चुपके से सब कह देती थीं। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। इस्तांबुल की गलियों में बसंत आया और चला गया, और हमारी हवेली के चिनार के पेड़ पत्तों से भर गए। मैं अपनी किताबों में उलझी रहती और रोजगार अपने बिजनेस में। लेकिन शाम का वो वक्त जब हम स्टडी रूम में साथ होते, वो मेरे दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता था। अब मैं उससे डरती नहीं थी, बल्कि मैं उसके करीब रहने के बहाने ढूंढती रहती। मैंने खाना बनाना सीख लिया था, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे अपने हाथ का बना खाना खिला सकूं। मैंने तुर्की कॉफी बनाने की कला में महारत हासिल कर ली, सिर्फ इसलिए कि उसे शाम को कॉफी पसंद थी। रोजगार सब नोटिस करता था। वो मेरी हर छोटी बड़ी कोशिश पर मुस्कुराता और मेरी तारीफ करता, लेकिन उसने कभी भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं खोया। उसने जो वादा किया था वो उस पर पूरी तरह कायम था, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। मेरे 17वें जन्मदिन से ठीक पहले हमारे परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। दादी अचानक बीमार हो गईं। डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिल की बीमारी बहुत बढ़ गई है और उनके लिए एक बड़ी सर्जरी कराना जरूरी है। वो सर्जरी इस्तांबुल में मुमकिन नहीं थी। उन्हें लंदन ले जाना पड़ा। हवेली का माहौल बिल्कुल बदल गया। अम्मी दादी के साथ लंदन जाने की तैयारी करने लगी। रोजगार पर बिजनेस और घर दोनों की जिम्मेदारी आ गई। वो दिन रात अपने ऑफिस में बंद रहने लगा। मैं अकेली पड़ गई। फिर एक शाम रोजगार ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उसका चेहरा बहुत थका हुआ और चिंतित लग रहा था। आर्या, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, उसने कहा, और मेरा दिल बैठ गया। दादी की सर्जरी बहुत महंगी है और कंपनी की हालत अभी ठीक नहीं है। हमें एक बड़े इन्वेस्टर की जरूरत है। तो क्या मैं कर सकती हूँ? मैंने बेचैनी से पूछा। मुझे कल जिनेवा जाना पड़ रहा है, उसने कहा। वहाँ सारिका और उसके पिता हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। सारिका का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। सारिका जिनेवा की एक बड़ी बिजनेसवुमन थी जो पिछले कई महीनों से रोजगार के साथ काम कर रही थी। उसकी तस्वीरें मैंने कई बार बिजनेस मैगजीनों में देखी थीं। वो बेहद खूबसूरत, अमीर और ताकतवर औरत थी। शर्त क्या है? मैंने सूखे गले से पूछा। शर्त ये है कि मैं वहाँ जाकर उनके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करूँ, रोजगार ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। तुम कितने दिन की बात कर रहे हो? शायद 1 साल। मेरी दुनिया ठहर सी गई। 1 साल? वो भी सारिका के साथ? मेरे अंदर एक आग सी जलने लगी। मैं चाहती थी कि मैं चिल्लाकर उसे रोक लूं,
लेकिन मेरी परवरिश ने मुझे रोक दिया। तुम ठीक तो हो ना? रुजगार ने मेरी तरफ आते हुए पूछा। हाँ, मैंने सख्ती से जवाब दिया। आपको जरूर जाना चाहिए, दादी की सेहत से बड़ा कुछ नहीं है। ये कहकर मैं वहाँ से भाग गई। मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोई। मुझे नहीं पता था कि ये सारिका कौन है, लेकिन मेरी औरत वाली इंस्टिंक्ट ने मुझे बता दिया कि वो सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं थी। अगले दिन रुजगार चला गया। वो मुझसे मिलने तक नहीं आया। शायद उसने सोचा कि मैं नाराज हूँ, और मैं थी भी। उसके जाने के बाद हवेली मुझे किसी वीराने से कम नहीं लगती थी। शुरू में रुजगार रोज फोन करता, लेकिन मैंने एक बार भी उसका फोन नहीं उठाया। उसके मैसेज आते मैं देखती और डिलीट कर देती। मैंने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं चाहती थी कि उसे भी मेरी जुदाई का एहसास हो। अम्मी जब भी दादी की तरफ से फोन करती तो कहती, आर्या बेटा, रुजगार ने कहा था कि तुम उसका फोन नहीं उठा रही। क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, बस पढ़ाई में बिजी हूँ। मैं झूठ बोल देती। मैं जानती थी कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं था। रुजगार ने मुझे छोड़ दिया था। उसने मुझे बिना बताए, बिना मनाए 1 साल के लिए दूर जाने का फैसला कर लिया था। मेरे लिए ये एक धोखा था। फिर एक दिन मेरे जन्मदिन पर एक कुरियर आया। डिब्बे पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था और कोई पता नहीं था। मैंने जब डिब्बा खोला तो देखकर हैरान रह गई। उसमें एक बेहद खूबसूरत हाथ से बुनी हुई शॉल थी, जिस पर चांदी के धागों से कढ़ाई की गई थी। उसके साथ एक खत था। खत रुजगार का था। उसने लिखा था, मेरी प्यारी आर्या, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो और शायद नफरत भी करती हो, लेकिन यकीन मानो मेरे हर दिन का सिर्फ एक ही मकसद है, माइनस तुम्हारे पास जल्द से जल्द लौटना। ये शॉल मैंने स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव से तुम्हारे लिए खरीदी है। इसका हर धागा मेरी मोहब्बत से बुना है। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें गले लगाने के लिए बेचैन हूँ। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा रुजगार। मैं वो खत पढ़कर रो पड़ी। मेरा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करती हूँ, बेपनाह प्यार। मैंने फौरन अपना फोन उठाया और उसे अनब्लॉक किया, लेकिन मैंने उसे कॉल नहीं किया। मेरे अंदर की शर्म और अहम ने मुझे रोक दिया। इसके बजाय मैंने उसे एक लंबा सा मैसेज लिखा, शॉल बहुत पसंद आई, धन्यवाद। बस इतना ही। जिनेवा में बैठा रुजगार इस मैसेज को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मुझे जवाब दिया, बस इतना ही? इतने दिनों बाद बात की है तो थोड़ा प्यार तो दिखाओ। मैं मुस्कुरा दी। मैंने लिखा, प्यार दिखाने के लिए पास होना जरूरी है रुजगार बे, आप तो बहुत दूर हैं। ये हमारे रिश्ते का एक नया मोड़ था। अब हम रोज बात करने लगे। वो मुझे वीडियो कॉल पर जिनेवा की खूबसूरत वादियां दिखाता और मैं उसे हवेली के बगीचे के नए फूल दिखाती। हमारी बातें रात भर चलती। लेकिन सारिका का जिक्र हमेशा मेरे दिल में एक कांटे की तरह चुभता रहता। एक बार रुजगार के वीडियो कॉल के बैकग्राउंड में मैंने सारिका की आवाज सुनी, रुजगार, डिनर तैयार है। मैं चुप हो गई। मेरा चेहरा उतर गया। आर्या, तुम ठीक हो? रुजगार ने पूछा। हाँ, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं फोन रखती हूँ। मैंने कॉल काट दी। रुजगार समझ गया कि मुझे जलन हो रही है। उसने मुझे एक लंबा मैसेज भेजा जिसमें उसने लिखा, आर्या, सारिका सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर है, तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। मैंने उस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाहती थी कि वो थोड़ा और तड़पे, उसे भी मेरी बेचैनी का एहसास हो। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसके बाद अचानक से रुजगार के फोन आने बंद हो गए। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, उसका कोई फोन नहीं आया। मैंने उसे कॉल किया तो उसका नंबर स्विच्ड ऑफ आ रहा था। मैं घबरा गई। मैंने अम्मी को फोन किया तो उन्होंने बताया कि रुजगार जिनेवा में किसी बड़े प्रोजेक्ट में उलझ गया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरा दिल बैठ गया, मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे लगा कि रुजगार ने मुझे भुला दिया है। मुझे लगा कि सारिका उसे मुझसे दूर ले गई है। मैं रात भर रोती और खुद को कोसती कि मैंने उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। फिर एक रात करीब 3 हफ्ते बाद हवेली के मुख्य दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैं खुद दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही मेरे होश उड़ गए। सामने रुजगार खड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल बदला हुआ था। उसका चेहरा जख्मों से भरा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। वो मुश्किल से खड़ा था, मानो अभी गिर जाएगा। रुजगार, मैं चिल्लाकर उससे लिपट गई। वो मेरे सहारे खड़ा हुआ और उसने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, आर्या, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन मुसीबत अपने साथ लाया हूँ। रुजगार का इस हालत में वापस आना मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैंने और घर के नौकरों ने मिलकर उसे संभाला और उसके कमरे में ले गए। हवेली के फैमिली डॉक्टर को आधी रात में ही बुलाया गया। डॉक्टर ने उसके जख्मों को देखकर बताया कि ये कोई आम चोटें नहीं हैं, बल्कि किसी ने उसे बुरी तरह पीटा है। उसकी पसलियों में फ्रैक्चर था और शरीर पर कई गहरे घाव थे। मैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के उसके पास ही बैठी रही।
मैं उसका हाथ पकड़े हुए थी और मेरी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। आर्या, तुम जाओ, आराम करो, रुजगार ने बेहद धीमी आवाज में कहा। उसकी हालत इतनी खराब थी कि बोलना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने जिद पकड़ ली। आपने मुझे इतने दिनों तक इग्नोर क्यों किया, और आपको ये सब किसने किया? सारिका ने, रुजगार ने जवाब दिया और मेरा खून ठंडा पड़ गया। सारिका सिर्फ एक बिजनेसवुमन नहीं है आर्या, वो एक इंटरनेशनल एंटीक स्मगलिंग रैकेट चलाती है। उसके पिता कोई इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक गैंगस्टर हैं। उन्होंने हमारी कंपनी में पैसा इसलिए लगाया था ताकि हमारे कालीन शिपमेंट में छुपाकर अवैध हथियार और नशीले पदार्थ स्मगल कर सके। मेरी सांसें रुक गईं। मैं तो सिर्फ एक सादगी भरी जिंदगी जीने वाली लड़की थी। ये सब मेरी समझ से बाहर था। जब मुझे उनकी सच्चाई का पता चला तो मैंने साफ इनकार कर दिया, रुजगार ने जारी रखा। मैंने कहा कि मैं इस सौदे का हिस्सा नहीं बनूंगा और यही मेरी गलती थी। उन्होंने मुझे बंधक बना लिया। मुझे पता था कि वो मुझे जान से मार देंगे, इसलिए मैंने जैसे तैसे वहां से भागने में कामयाबी हासिल की। लेकिन वो मुझे ढूंढते हुए इस्तांबुल तक आ पहुंचे हैं। यानी अब वो लोग यहाँ भी आ सकते हैं? मैंने घबराकर पूछा। हाँ, रुजगार ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तुम जाओ और ये बात किसी को मत बताना। दादी और अम्मी को इस झंझट में नहीं घसीटना। मैं अकेला ही इसका हल निकालूंगा। लेकिन हालात हमारे काबू से बाहर थे। अगले कुछ दिनों में हवेली के आसपास अजनबी लोग दिखने लगे। फोन की घंटी बजती और कोई बात नहीं करता। हवेली का एक पुराना नौकर अचानक गायब हो गया। रुजगार ने हवेली की सुरक्षा बढ़ा दी। उसने अपने कुछ भरोसेमंद आदमियों को तैनात किया, लेकिन वो खुद अभी भी बिस्तर पर था। मैं दिन रात उसकी सेवा करती रही। इस मुसीबत ने हमें और करीब ला दिया था। अब हमारे बीच कोई शर्म या झिझक नहीं थी। मैं खुलकर उसके सीने से लगकर रोती और वो मेरे बालों को सहलाकर मुझे तसल्ली देता। एक दिन जब रुजगार थोड़ा ठीक हुआ तो उसने मुझे अपने साथ अपनी स्टडी में चलने को कहा। आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसने कहा। वो मुझे अपनी स्टडी की एक दीवार के पास ले गया जो एक बड़े से पर्दे से ढकी हुई थी। मैंने पहले कभी उस पर्दे के पीछे नहीं देखा था। रुजगार ने पर्दा हटाया और मैं देखकर हैरान रह गई। वो पूरी दीवार तस्वीरों से भरी हुई थी, लेकिन ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, ये एक पूरी जांच का नक्शा था। दीवार पर सारिका, उसके पिता और उनके पूरे गैंग के सदस्यों की तस्वीरें लगी थीं। उनके ठिकानों, उनके फोन नंबरों और उनके अपराधों की पूरी डिटेल लिखी हुई थी। ये क्या है? मैंने हक्का बक्का होकर पूछा। ये मेरी पिछले 1 साल की मेहनत है, रुजगार ने जवाब दिया। मुझे शक तो शुरू से था कि सारिका का परिवार सही नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझकर उनके साथ डील की। मैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था ताकि इंटरपोल को सौंप सकूं। लेकिन वो मुझसे पहले ही समझ गए। मैं रुजगार को हैरानी से देखती रही। ये शख्स सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, ये एक जांबाज और बहादुर इंसान था जो अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अकेला लड़ रहा था। लेकिन एक चीज है जो अभी तक मुझे समझ नहीं आई। रुजगार ने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली। ये चाबी मुझे सारिका के पिता की तिजोरी से मिली थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किस चीज की चाबी है, और उन्हें लगता है कि यही चाबी उनके पूरे रैकेट को बर्बाद कर सकती है। उसी वक्त हवेली का सायरन बज उठा। बाहर से चीखने, चिल्लाने और गोलियों की आवाजें आने लगी। वो आ गए, रुजगार ने कहा, और उसने मुझे अपने पीछे धकेल दिया। आर्या, तुम यहाँ से भाग जाओ, पिछले दरवाजे से निकलकर पुलिस के पास जाओ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने उसे पकड़ लिया। ये वक्त जिद करने का नहीं है, उसने सख्ती से कहा और अपने डेस्क की दराज से एक रिवॉल्वर निकाल ली। ये चाबी लो और किसी भी कीमत पर इसे गिरने मत देना, समझी? मेरे हाथ में चाबी थमाकर रुजगार ने मुझे धक्का देकर गुप्त रास्ते की तरफ भेज दिया। मैं रोती हुई अंधेरी सुरंग से होकर हवेली के पीछे बगीचे में पहुंची। मेरे कानों में गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। मुझे लग रहा था कि शायद मैं रुजगार को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं बगीचे के पुराने ग्रीन हाउस में छुप गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, हेलो आर्या। मैंने पलटकर देखा तो सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। वो सारिका थी। वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी तस्वीरों में दिखती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद इसलिए रुजगार तुम्हारे पीछे पागल है। तुम क्या चाहती हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मुझे वो चाबी दो, सारिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो चाबी मेरे पिता की पूरी जिंदगी की कमाई है, उसमें स्विस बैंकों की जानकारी है। अगर तुमने वो चाबी मुझे दे दी तो मैं तुम्हारे रुजगार को जिंदा छोड़ दूंगी। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मुझे पता था कि ये औरत झूठ बोल रही है। मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगी, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। बहुत बहादुर लड़की हो, सारिका ने कहा और उसने अपनी पिस्तौल मेरी तरफ तान दी। लेकिन ये बहादुरी तुम्हें मार डालेगी।
तभी ग्रीनहाउस का दरवाजा धड़ाम से खुला और रुजगार अंदर घुसा। उसकी बाह से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक जंगली आग थी। उसने सारिका पर अपनी रिवॉल्वर तान दी। सारिका, ये खेल खत्म हुआ, रुजगार ने गरज कर कहा। पुलिस ने तुम्हारे पूरे गैंग को घेर लिया है। तुम हमेशा से ही बेवकूफ थे, रुजगार। सारिका हंसी। प्यार के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा दोगे। ये कहकर सारिका ने अचानक अपनी पिस्तौल मेरी तरफ नहीं बल्कि रुजगार की तरफ कर दी और ट्रिगर खींच दिया। गोली चली, लेकिन रुजगार से पहले मैंने छलांग लगा दी। मुझे नहीं पता कि मुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन मैं उसे बचाने के लिए उसके आगे आ गई। गोली मेरे कंधे में लगी। एक तेज जलन के साथ मैं जमीन पर गिर पड़ी। आर्या, रुजगार की चीख हवा में गूंजी। उसने उसी पल सारिका के हाथ पर गोली मार दी और सारिका चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। बाहर पुलिस के सायरन बज रहे थे। इंटरपोल की टीम ने पूरी हवेली को घेर लिया था, लेकिन मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। रुजगार ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार मेरा नाम ले रहा था और कह रहा था, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तुम्हारे लिए इतना इंतजार किया है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी मुट्ठी खोली और वो चाबी उसके हाथ में रख दी। ये लीजिए रुजगार बे, मैंने फुसफुसाकर कहा। मैंने अपना वादा निभा दिया। और फिर एक गहरी खामोशी ने मुझे ढक लिया। जब मुझे होश आया तो मैं इस्तांबुल के सबसे बड़े अस्पताल के एक निजी कमरे में थी। मेरे आसपास फूलों के गुलदस्ते रखे थे और खिड़की से बोस्फोरस का नजारा दिख रहा था। मेरे कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी और एक हल्का सा दर्द हो रहा था, लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो थी मेरे हाथ की उंगलियां जो रुजगार के मजबूत हाथों में बंधी हुई थीं। वो मेरे बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। उसका चेहरा बहुत थका हुआ और बोझिल लग रहा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखों के नीचे गहरे घेरे थे। मुझे देखकर ऐसा लगा जैसे वो कई रातों से सोया नहीं है। मैंने हल्के से अपनी उंगलियां हिलाईं और वो तुरंत चौंक कर जाग गया। आर्या, उसकी आवाज भर्राई हुई थी। तुम्हें होश आ गया? डॉक्टर, डॉक्टर, रुको, मैंने धीमी आवाज में उसे रोका। पहले मुझे बताओ कि आप ठीक हैं? सारिका, उसके लोग सब जेल में हैं। रुजगार ने मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। उसकी आंखें गीली थीं। तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। आप मुझे खो सकते हैं? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। आपने तो मुझे पा भी नहीं लिया था। अब और इंतजार नहीं। रुजगार ने मेरा हाथ अपने होठों से लगा लिया। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी हम शादी करेंगे। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अगले कुछ हफ्तों में मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। दादी और अम्मी भी लंदन से वापस आ गईं। पूरी हवेली में खुशियों का माहौल था। सारिका के गैंग के पर्दाफाश ने रुजगार को एक हीरो बना दिया था। इंटरपोल ने उसे सम्मानित किया और बिजनेस की दुनिया में उसकी इज्जत और बढ़ गई। लेकिन रुजगार के लिए सबसे बड़ा इनाम मैं थी। हमारी शादी की तैयारियां जोरों से शुरू हो गईं। लेकिन इस बार रुजगार ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। उसने दादी और अम्मी से साफ कह दिया, ये शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा। कोई बंदिश नहीं, कोई सख्त रस्में नहीं, बस मैं और मेरी आर्या। शादी से एक रात पहले मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी रुजगार आया। ये रस्मों के खिलाफ था, लेकिन रुजगार ने कभी रस्मों की परवाह नहीं की थी। क्या सोच रही हो? उसने मेरे पास बैठते हुए पूछा। सोच रही थी कि कुछ साल पहले मैं आपसे कितना डरती थी, मैंने जवाब दिया। और अब? उसने मेरी आंखों में देखा। अब मुझे लगता है कि डर ही तो प्यार की शुरुआत थी। मैंने शर्म से सिर झुका लिया। रुजगार ने मेरी ठोड़ी उठाई और मेरी आंखों में देखा। मैंने तुमसे पहली बार प्यार तब किया था जब तुम 5 साल की थी और अपनी गुड़िया का ब्याह रचा रही थी। तब से लेकर आज तक मेरी हर दुआ में तुम हो और अब तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। अगले दिन हमारी शादी हुई। ये कोई बड़ी और भव्य शादी नहीं थी, बल्कि एक सादा और खूबसूरत समारोह था। सिर्फ परिवार के करीबी लोग मौजूद थे। जब रुजगार ने मुझे अपनी बीवी बनाया तो मैं सिर्फ 18 बरस की थी और वो 29 का, लेकिन हमारे प्यार में उम्र का कोई फासला नहीं था। सुहागरात की रात मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं अपने कमरे में बैठी हाथ मलाकर रही थी। जब रुजगार अंदर आया तो उसने मुझे इस हालत में देखकर मुस्कुरा दिया। आज भी डर लग रहा है? उसने पूछा। बहुत, मैंने सच कह दिया। उसने मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। आर्या, मैं तुम पर कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा। हमारा रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं, रूह का है। आज से पहले भी तुम मेरी थी और आज के बाद भी रहोगी। हमें कोई जल्दी नहीं है। कि ये बातें सुनकर मेरा सारा डर गायब हो गया। मैं खुद आगे बढ़कर उसके गले लग गई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके हवाले कर दी। इस्तांबुल की उस रात बोस्फोरस की लहरें हमारी खिड़की से टकरा रही थीं और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में दुनिया भूल गए। वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। कुछ महीनों बाद एक सुबह मैंने रुजगार को एक खुशखबरी दी। मैं माँ बनने वाली थी।
ये सुनकर रुजगार इतना खुश हुआ कि उसने मुझे गोद में उठा लिया और पूरी हवेली में चक्कर लगाने लगा। दादी और अम्मी ने खुशी के मारे पूरी हवेली में मिठाइयाँ बांटी। 9 महीने बाद हमारी एक बेटी हुई। रुजगार ने उसका नाम उम्मीद रखा। वो कहता था कि ये बच्ची उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद है। मैं जब उम्मीद को गोद में लेकर बैठती तो अक्सर सोचती कि जिंदगी ने मुझे कितनी खूबसूरती से बदला है। एक नासमझ लड़की जो अंधेरे से डरती थी आज एक माँ बन चुकी थी, और वो शख्स जिससे मैं सबसे ज्यादा डरती थी वो आज मेरा सबसे बड़ा सहारा था। मैंने रुजगार से एक बार पूछा था, आपको कभी कभी लगता है कि हमारा रिश्ता गलत था? मैं बहुत छोटी थी और आपने मुझे इस तरह अपने प्यार में बांध लिया। रुजगार ने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए जवाब दिया, प्यार उम्र नहीं देखता आर्या, प्यार तो बस दिल देखता है। और मेरे दिल ने तुम्हें तब चुन लिया था जब तुमने पहली बार मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा था। मैंने तुम्हें कभी बांधा नहीं बल्कि तुम्हारी हिफाजत की है। समय गुजरता गया, उम्मीद बड़ी होने लगी। रुजगार ने अपना सारा बिजनेस संभाला और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मैं एक लेखिका बन गई। मैंने अपनी और रुजगार की प्रेम कहानी को शब्दों में पिरोया। जब मेरी किताब प्रकाशित हुई तो रुजगार ने पूरी इस्तांबुल में उसका जश्न मनाया। एक शाम हम दोनों हमारी हवेली की छत पर बैठे थे। बोस्फोरस का सुनहरा पानी डूबते सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उम्मीद अपने दादा दादी के पास खेल रही थी। क्या सोच रही हो मेरी जान? रुजगार ने मेरा हाथ थामते हुए पूछा। सोच रही थी कि अगर उस रात बिजली नहीं गई होती तो शायद मैं कभी आपके कमरे में नहीं जाती, मैंने कहा। तो? रुजगार ने मुस्कुराकर पूछा। तो शायद हम कभी एक नहीं हो पाते, मैंने उसकी आंखों में देखा। शायद मैं कभी नहीं जान पाती कि सच्चा प्यार क्या होता है। भाग्य ने हमें मिलाया था आर्या, रुजगार ने मेरे माथे पर चुम्बन लेते हुए कहा। और मेरी मोहब्बत ने तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लिया। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्यार कभी भी किसी भी उम्र में और किसी भी रूप में आ सकता है। कभी कभी वो हमें डराता है, कभी कभी तड़पाता है, लेकिन जब वो मिलता है तो पूरी जिंदगी संवार देता है। मेरे लिए रुजगार वही प्यार है। वो मेरा अभिभावक भी है, मेरा शौहर भी, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी। सच्चा प्यार इंतजार करना जानता है। वो आपको समय से पहले कभी नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो आपको एहसास होता है कि हर सांस, हर तड़प और हर आंसू इसी एक पल के लिए था। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और प्यार में पाने की जिद से कहीं ज्यादा कीमती उसे सही तरीके से संभालने का सलीका है।